ओके, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं है, कस्टमर के डिमांड के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि जो फोकस है वो किस पर है बेसिकली, हाँ, आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ये बेस्ड है, और ये आपका इसका जो फोकस है वो प्रोडक्शन पर है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है और उसको चीपर कॉस्ट पर हमें सेल करना है, और उसके बाद अवेलेबल कराना है इस प्रोडक्ट को लगभग हर जगह, हर लोकेलिटी में, राइट। तो ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेसिकली बिफोर 1950 when it was started. Let me tell you that when there was a second world war, तो second world war आपका कब तक चला है, 39 to 45, जो second world war था आपका 1939 to 45, तो उस समय सिचुएशन क्या था ना कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री में जब वॉर आता है तो उस समय उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्स हो जाती है। वर्स मतलब कि बेकार, खराब, स्पॉइल्ड, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हर एक लोगों का जो आपका परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो लोग का जो डिमांड था दैट वाज फॉर द चीपर प्रोडक्ट, जो लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए प्रोडक्ट। इसी वजह से जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है दैट वाज प्रिवलेंट एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था इसका मेन एम क्या था कि प्रोडक्ट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बनाना है और उसे फिर अवेलेबल कराना और सेल करना है, ठीक है, और लो कॉस्ट में करना है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आफ्टर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का क्या फोकस था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का कि हमें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है दैट शुड बी ऑफ द क्वालिटेटिव। ये एजम्पशन मार्केटर का था, कंपनी का था कि भाई मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो क्वालिटेटिव बनाऊं। कोई भी प्रोडक्ट होगा, जैसे पानी है, अगर 10 रुपया होगा उसका, तो अभी उसका कॉस्ट उसका डिक्रीज कर दिया गया था, कॉस्ट कम करना। उसके बाद जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है, कॉस्ट कैसे कम होगा? कॉस्ट कम होगा जब आप उसकी क्वालिटी को और बहुत ज्यादा जब आप प्रोड्यूस करोगे। पहली बात तो वाटर ऐसा मिलता तो था नहीं उस समय, पैकेज्ड वाला। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा बनाओगे ना, जब प्रोडक्शन बहुत हाई कर दोगे, और उस समय क्या होता है, इफिशिएंसी हो जाती है प्रोडक्ट में आपकी, ठीक है। हाँ, मान लीजिए बिस्किट है, तो पार्ले जी, अगर वो 3 रुपया का मिल रहा होगा तो उसमें इंग्रेडिएंट भी तो वैसे ही यूज होते हैं ना। If it is about the ingredient and it is about the sale, कॉस्ट ही होगा 2 रुपया 50%। हाँ, एकदम एक्चुअल प्राइस इतना पे, हाँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। बिल्कुल, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हाँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। और 3 रुपया जो है सेलिंग प्राइस है, हाँ, कम मार्जिन में प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। अगर आप कम मार्जिन में प्रोडक्ट सेल करते हो और बहुत सारा सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं? कैसे होगा प्रॉफिट? होगा, बिल्कुल होगा प्रॉफिट। जब आप प्रोडक्शन बहुत हाई कर रहे हो, आपका सेल बहुत ज्यादा है, तो अगर आपका मार्जिन कम भी रहेगा ना तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट की वजह से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच करोगे। उस टाइम तो कोई खरीद नहीं सकता सर 3 रुपया, वो 2 रुपया 50 पैसे जो एक्चुअल कॉस्ट होगा ना, एक्चुअल कॉस्ट पे तो कभी कोई चीज सेल नहीं होता है। बट ये जो टर्म है जो आप पूछना चाह रहे हो ना कि होगा कैसे, ये पूरा इकोनॉमिक टर्म्स है। खरीदेगा क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं रहेगा। तो किसके पास? जो कंज्यूमर होगा ना। हाँ, तो कंज्यूमर बेसिक चीजें नहीं खरीदोगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वीनियंस और आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट पे ज्यादातर लागू होता है। तुम आटा चावल नहीं खरीदते हो, नमक नहीं खरीदते हो, चीनी नहीं खरीदते हो, खत्म हो जाएगा इसका यूज। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ईदर द पर्सन इज पुअर, ईदर द पर्सन इज अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और ईदर द पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन, ही और शी इज गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट। So the production concept is always applied to the convenience product और consumer goods। यही पूछ लेते हैं, समझ में आई बात? कभी भी कंजप्शन आपके लग्जरियस आइटम का रिड्यूस हो सकता है, लेकिन ग्रोसरी और एफएमसीजी आइटम्स का ज्यादातर रिड्यूस नहीं होता है, खासकर जो कन्वीनियंस, जो डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? ओके, एक मिनट सर लैंड देना। If just take example of Max are selling the multiple brand products, खासकर apparel है ना, Pantaloons they are also selling their own manufacturing company का भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो। Bare Denim जो है उनका वो इंटरनल कंपनी, इंटरनल ब्रांड है Pantaloons का। उसके अलावा वो Levi's का भी बेचते हैं, है ना। Jealous that is also a brand, Jealous 21 उसका भी बेचते हैं सामान। तो
आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इनका एक सर्टेन टाइम के बाद डिस्काउंट देते हैं ये। Do you know why they are giving boost discount? It is not about कि डिस्काउंट का मतलब है कि वो अब लॉस में दे रहे हैं आपको सामान, नहीं। स्टॉक आपके पास अगले साल तक सेम स्टॉक कंटिन्यू ना चले, है ना, डिमांड अलग हो जाता है, हाँ, प्रेफरेंसेस अलग होता है, और जो ब्रांडेड कंपनी होती है वो हर साल अपने स्टॉक को रिन्यू करती है ना। तो आपके पास जो पाइल अप हो रहा है स्टॉक का, तो आप क्या करते हो कि जब आप उस पे 80% मार्जिन ले रहे हो तो आप उसको 40% मार्जिन कर देते हो बाय प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर उसका ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपीज है तो दे आर गोइंग टू सेल इट फॉर 10 रुपीज। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अपने कॉस्ट से नीचे में डिस्काउंट दे करके सामान बेचोगे। समझ में आ गई बात सोनल? कॉस्ट पे ही दे सकता है, कॉस्ट इट्स टोटली डिपेंड। अब जैसे कि कुछ ऐसे रिटेलर को तुमने देखा होगा कि किसी के पास सामान जो है 2-2 साल से पड़ा है, तो उस 2 साल में अगर उसका कॉस्ट 150 रुपीज है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 150 रुपीज है, और वो देख रहा है कि अगर ये सेल कुछ महीने में नहीं हुआ और ये एक्सपायर हो गया तो 150 रुपीज भी जो है 150 रुपीज तो गया, और अगर उससे अगर हम 100 रुपए भी कमा रहे होते, मतलब 100 रुपए में अगर बेच रहे होते तो 100 रुपए भी नहीं आएगा। तो समटाइम दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग दैट दे आर सेलिंग इट ऑन, हाँ, लॉस में भी तो बेच सकता है ना, लॉस में बेच सकता है, लेकिन उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ अपनी कंपनी में वो लॉस में सामान बेचेगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने कस्टमर्स बनाने के लिए, अब बिक ही नहीं रहा है, हाँ, तब उस केस में दे आर एबल टू डू दैट। या फिर डिफेक्टिव है तो भी हाँ, कह सकते हैं कि वो जब कुछ पैसे आना बेटर है कंपैरेटिवली टू नथिंग। चलिए, नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या था कि इट इज अ समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द एग्रेसिव सेलिंग। जैसे एग्जांपल में ये जो बॉटल है, ये जो पार्ले का जो बॉटल आपको दिख रहा है पानी का, इसको सेल करने के लिए पार्ले का ब्रांड काफी है, सही बात है, इसके लिए तो हमें करने की जरूरत नहीं, सेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई लोकल प्रोडक्ट या कुछ भी पानी अगर कोई सेल कर रहा है तो इसके लिए एग्रेसिव सेलिंग का कैसे करोगे कि रिटेलर कहेगा कि भाई आप यही लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये वो कह सकता है। सो आपके जो मार्केटर थे उनका कहना था कि ईदर यू विल मेक प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, ईदर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट। इफ यू आर नॉट एबल टू सेल इट प्रॉपरली, अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है आपका, यानी कि जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव जो है आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी लॉस में जा सकता है। समझ में आई बात? तो जो सेल्स कॉन्सेप्ट है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड इफ यू आर गोइंग टू कन्विंस द कस्टमर टू परचेज इट। मतलब आप कन्विंस करोगे तभी जो है वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। हाँ, और इसके लिए आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉइज होने चाहिए, और सेकेंड चीज, आप जो है वो कस्टमर को समझा सके प्रोडक्ट के बारे में, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब व्हेन यू आर एबल टू एलैबोरेट द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट पर्सन, है ना। और ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि वंस द मैन्युफैक्चरर डन वर्क इज कंप्लीटेड, एक बार मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर कर दिया, अब जो नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए सेल कैसे किया जाए। और सेलिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड knowledgeable people who are able to elaborate about the product to you कि क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट के। हाँ बिल्कुल, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो आपका आपका मेन रीजन क्या है सेलिंग कॉन्सेप्ट का, प्रॉफिट इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना? प्रॉफिट इंक्रीज करना। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है, इट इज गियर्ड टुवर्ड कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू द कैश rather than satisfying the customer need। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि आप कस्टमर की नीड को मत समझो, जो प्रोडक्ट बना उसको आप सेल करो, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको कैश में कन्वर्ट करते रहो हमेशा। किसमें कन्वर्ट करते रहो? कैश में। यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? कैश में कन्वर्जन और प्रॉफिट की बात की जा रही है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन इज कि ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करो और अपसेलिंग भी करो। सेलिंग और अपसेलिंग क्या होता है? अपसेल का मतलब होता है
कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने, आपका जो बजट है, जब उससे ज्यादा रेट का आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो उसको कहते हैं अपसेलिंग कॉन्सेप्ट। और ये अपसेलिंग जो होता है, ये होता है कन्विंस करने के फॉर्म में, जब आपको कोई सेलर कन्विंस कर देता है कि आप ये फोन का मॉडल की जगह ये फोन ले लो, जैसे 20,000 का बजट है, ले लिया 30,000 का फोन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड फीचर्स, तो दैट इज नोन एज अपसेलिंग। ठीक है, तो यहाँ हार्ड सेल अप्रोच की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करो, सेल करो। समझ में आया क्या है सेलिंग कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? तो देयर फोकस इज ओनली एग्रेसिव सेलिंग, मोर प्रॉफिट, कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू द कैश। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? सो दिस इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ये जो है, ये पूरा का पूरा जो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रमोशनल एबिलिटी। जैसे आप सेल कैसे कर सकते हो, या तो आप कन्विंस करो कस्टमर को कि भाई ये प्रोडक्ट की जगह ये खरीदो, तो ये तो आपके पुराने टाइम पे होता नहीं था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो आप क्या करते थे, प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन को यूज करते थे। सेल्स प्रमोशन का मतलब डिस्काउंट दे दिया, फ्री कूपन्स दे दिया, ये तो अभी होता है, ये उस समय भी होता था, डिस्काउंट दे दिया, सस्ते में दे दिया, एक पे एक फ्री दे दिया। सेल्स प्रमोशन का मेन मकसद यही होता है। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग भी था, लेकिन आई एम जस्ट नॉर्मली टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट। तो पर्सनल सेलिंग में डिस्काउंट नहीं मिलता था, मिलता था। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब आपके घर पर आकर के कोई प्रोडक्ट सेल करे तो डोर टू डोर सेलिंग हो गया। डायरेक्ट टू कस्टमर अभी अप्रोच चल रहा है, जहां पर आप कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करते हो, सेल करने की कोशिश करते हो। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है कि जब फेस टू फेस कस्टमर और सेलर खड़ा है एक दूसरे के सामने, और जो सेलर है वो कन्विंस कर रहा है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। हाँ, रिटेल में आ गया ये। ऐसे ही पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट, दीज आर द टेक्निक ऑफ इनकम, क्या बोलते हैं, दीज आर द टेक्निक ऑफ प्रमोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपका अच्छा खासा टाइम चला ये, फिर आया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और उस समय वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो था लगभग वो खत्म हो गया, कुछ ही सालों की बात थी, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, आप 20-25 साल आगे चल रहे थे, तो अब प्रोडक्ट की जो आपकी क्वांटिटी और प्रोडक्ट की जो टाइप्स और वेराइटीज थी वो बहुत बढ़ चुकी थी मार्केट में, राइट? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन क्या प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है? सो द आंसर वाज नो। जो आंसर क्या था, नो था, क्योंकि कस्टमर जो था वो आज भी सेटिस्फाइड नहीं था, किससे, आपके मार्केटर और कंपनी से, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो नीड जो था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था वो प्रोडक्ट। तो आपके अमेरिकन एसोसिएशन के कुछ बिजनेस पीपल जो थे उनको ये बात समझ में आई कि हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी मार्केटर से, है ना, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए। देन दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मार्केटिंग। ईदर यू विल प्रेशराइज द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज इट अनटिल एंड अनलेस दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ इट। इसका मतलब समझ में आया कि जो एग्रेसिव सेलिंग की आप बात कर रहे हो, आप सेल किसको कर सकते हो, प्रोडक्ट कस्टमर को, और कस्टमर को जरूरत ना हो तो बेच दोगे सामान, बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। अगर कस्टमर को नहीं लेना है ना, और वो अगर रिजिड हो गया कि मुझे नहीं खरीदना, यू कैन नॉट कन्विंस द कस्टमर टू परचेज। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने यही कहा कि सेलिंग कॉन्सेप्ट चाहे आप कितना भी प्रॉफिट अर्न करने की बात कर लो, लॉन्ग टर्म तक आप प्रॉफिट अर्न सेलिंग कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, है ना। तो अमेरिकन बिजनेस पीपल जो हैं उनको ये समझ में आया कि हार्ड सेलिंग जो है वो गारंटी नहीं देता है कि प्रोडक्ट जो है वो आपका बिकेगा, परचेज होगा, सेल मतलब परचेज किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा। इसीलिए दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, वेयर दे बेसिकली टेल दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर मार्केटिंग विद द कस्टमर एंड वी हैव टू एंड टू द कस्टमर। यानी सबसे पहले कस्टमर को समझिए, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, उसका क्या वांट है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर आप प्रोडक्ट बनाइए और फिर उस प्रोडक्ट को सेल कीजिए, कहां पर, मार्केट में। तब आपका जब आपके प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फैक्शन के लिए बेहतर होंगे,
तब वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट बार बार खरीदेंगे। तो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है इसने बताया कि हम अपने कंपनी को, हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेल, बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट व्हाट कस्टमर वांट। कस्टमर को जो चाहिए उस हिसाब से जब आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब ये जो मार्केटिंग, जो ये अमेरिकन बिजनेस पीपल थे, ये अमेरिका से शुरू हुआ, अमेरिकन बिजनेस जो पीपल थे उन्होंने बताया ये चीज, उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। तो क्या क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में आए? पहला तो दिमाग में आया व्हाट डू कस्टमर रियली वांट, कस्टमर को आखिर क्या चाहिए, ये उनके दिमाग में था। सेकंड था कि क्या हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, हाउ वी आर एबल टू डेवलप द प्रोडक्ट व्हाट कस्टमर वांट, व्हाट कस्टमर वांट एग्जैक्टली, कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा प्रोडक्ट बनाए और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करे। तो ये दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द माइंड ऑफ द अमेरिकन बिजनेस पीपल। ठीक है, अब मार्केटिंग जो कंसेप्ट एरा जो था वो स्टार्ट हो गया, और मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है इट इज प्रपोजेस कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है उसको सबसे पहले फोकस किस पे करना चाहिए, कस्टमर के नीड पे, वांट पे, और एग्जैक्टली तभी आप जाके ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताती हूँ, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, दीज आर बेसिकली अ मार्केटिंग मायोपिया। शायद मैंने ये टर्म आप लोगों को बताया होगा, बताया था, मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया मैं बता रही हूँ। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब ये होता है कि जब आपकी दूर, मायोपिया का मतलब क्या होता है, दूर दृष्टि जब आपकी खराब होती है, जैसे जो स्पेक्स लगाते हैं वो मायोपिक हो सकते हैं, यानी उनको दूर का देखने में दिक्कत होता है, तो उसको कहते हैं मायो। इट्स नॉट अ फोबिया, फोबिया इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद फियर, डर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ आपकी मायोपिया का मतलब होता है जब आपकी दूर दृष्टि खराब होती है, जैसे जो चश्मा लगाते हैं वो मायोपिक होते हैं। ठीक है, हेट्रोमायोपिया होते हैं जिनकी नजदीक की दृष्टि खराब होती है। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट आपके मायोपिया इसलिए बोला गया इन तीनों कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना, ये दूर तक देख ही नहीं पा रहा है कि हम कस्टमर से बेनिफिट ले पाएंगे आगे चल के या नहीं ले पाएंगे। ये जो भी काम कर रहा है वो शॉर्ट टर्म में कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी है, प्रोडक्ट का कॉस्ट का नहीं पता है, प्रोडक्ट डिस्काउंट में दे रहे हो, जो भी दे रहे हो बस एग्रेसिवली फोर्स कर रहे हो, सेल हो जाए सेल हो जाए। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम। प्रोडक्शन कर रहे हो बहुत ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट की नीड पर कस्टमर के ध्यान नहीं दे रहे हो, ये भी काम नहीं करेगा आगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी कर दी, कॉस्ट बढ़ा दिया, आधे लोग तो पहले बाहर, प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। आ रही बात समझ में? तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द मार्केटिंग मायोपिया इसको कहते हैं। और जो मार्केटिंग आपका कॉन्सेप्ट है इट इज नॉट अ मायोपिक कंडीशन। यहां पर आप दूर दृष्टि आपकी अच्छी है क्योंकि आप फोकस कर रहे हो कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट आगे चल करके भी लॉन्ग टर्म तक खरीदे। आई बात समझ में? है ना, क्योंकि नीड्स और वांट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो कस्टमर तो खरीदेंगे ही ना प्रोडक्ट। ओके, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इतना इजी था इंप्लीमेंट करना? नो, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई डू यू थिंक व्हाई? क्यों मार्केटिंग जो आपका कॉन्सेप्ट था उसको इंप्लीमेंट करना इजी नहीं था? क्योंकि रिसर्च पर आपका पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्योंकि आपको सबसे पहले कंज्यूमर रिसर्च करना पड़ेगा, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। अब यहाँ क्या क्या चीजें रिसर्च करनी पड़ेंगी? तो कंज्यूमर का परचेजिंग पैटर्न क्या है, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी क्या है, कंज्यूमर की प्रायोरिटी क्या है, कंज्यूमर कौन कौन से कल्चरल फैक्टर से इफेक्टेड है, ठीक है, कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर क्या है, कब वो कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करता है खरीदना। सो ये सारी चीजों का डेटा अगर आपके पास नहीं है तो हाँ, ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से जो कंज्यूमर वैरी करते हैं, तो इन सबको समझ पाना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। और इसी वजह से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंडर में आपकी टेक्नोलॉजी MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी लाया गया, एंड उसके अलावा आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी लाया गया।
ये क्या करती थी, सीआरएम के अंडर में आपके कस्टमर्स के डेटा वगैरह रखना, ये सब चीजों के बारे में फिर शुरुआत हुई। खैर अभी भी आपको पता होगा कि आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाते हैं तो आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी वो ले लेते हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग दैट फॉर द प्रमोशनल बेसिस। हाँ हाँ 25% डिस्काउंट, हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली जो आपका ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, इट इज इसका जो मेन एम यही था कि दे स्टार्टेड, इनका सिर्फ काम आपके सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे नहीं था, लेकिन उस कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना, इस पे भी फोकस था, है ना। आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट है उस सब में स्किल्ड लोग हों, आपके ऑफिस में कोऑर्डिनेशन हो, आपकी कंपनी में रिसर्च वर्क जो चल रहा है वो इफिशिएंटली चले। तो इन सब चीजों पे आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, बेस्ड था। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अगर कभी भी आता है तो लिखिएगा कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड, इट इज स्टार्टेड विद द कस्टमर एंड एंड ऑन द कस्टमर। ठीक है, अब यहां पर लिखिए कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन कौन सा है? पहला है कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। वेयर इज योर नोटबुक? One more thing I just want to announce in the classroom. तो 3 जो प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल है कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग, customer oriented planning and implementation. So the first principle of the marketing concept is customer oriented planning and implementation. अच्छा, implementation का मतलब होता है लागू करना। तो it should be the sole aim। ये मार्केटिंग जो कंपनीज जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली है, उन्होंने क्या बोला कि ये एक एम होना चाहिए आपके एम्प्लॉइज का सारे के सारे डिपार्टमेंट में। जैसे कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, है ना। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है इन सब का एक ही एम होना चाहिए कि जो भी बनाएंगे प्रोडक्ट वो कस्टमर के लिए ही बनाएंगे, कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। तो दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग कीजिए, कस्टमर से रिलेटेड प्लानिंग कीजिए, और कस्टमर के हिसाब से ही उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और इसका जो काम है, ये जो पूरा इंटरनल जो वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सिर्फ एम एक ही होना चाहिए कि हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। जो बना रहे हैं कस्टमर की बेनिफिट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के लिए, और उसका जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी कि जो जिसको आप लागू कर रहे हो, दैट शुड बी ऑल्सो इन ईच एंड एवरी फंक्शनल डिपार्टमेंट। हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में ये चीज होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कस्टमर की नीड को देख रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सोल्ड, राइट? सो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जाम, फर्स्ट प्रिंसिपल। Online class, this point is clear to everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं सारे बच्चे? Yes ma'am. Yes ma'am. Next one is coordination of all organizational activities. Coordination of all organizational activities, यानी कि आपके प्रोडक्ट प्लानिंग से लेकर के प्राइसिंग, प्रोडक्ट कैसा बनाना है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट का कॉस्ट, coordination of all organizational activities, so आपका जो प्रोडक्ट की प्लानिंग है कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट की कैसी कॉस्ट रखनी है, प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जितने 4 P's की मैं बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जितनी भी चीजें हैं, आपको ये बहुत ही सेंसिबली इसको कंबाइंड करना है। अगर आपका प्रमोशन अच्छा हो रहा है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, तो शॉर्टेज ऑफ गुड्स का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। सही बात है? प्रमोशन हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंट, इट इज गोइंग टू इफेक्ट द कंज्यूमर, राइट? इफ प्रमोशन, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दिया आपने, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द कंज्यूमर्स। तो जो भी चीज आप, ये जितने भी 4 P's है जो मार्केटिंग टूल को आप यूटिलाइज कर रहे हो, इसको सेंसिबली कंबाइंड करिए, आप सेंसिबली कंबाइंड कीजिए। ऐसा इसका सिस्टम बनाइए
जो कि आपके कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट फाइनली प्रॉपरली प्रॉपर प्राइस में प्रॉपर क्वालिटी में प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फाई ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए बस आप देख रहे हो कि चलो प्रोडक्ट बना दिया हो गया, क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, प्राइस भी अच्छा रखना पड़ेगा, अवेलेबल भी कराना पड़ेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे टूल्स को आपको प्रॉपरली कंबाइन करना है, तो ये भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है। यस, स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट इसका प्राइस नॉर्मल रखें तो सबको बिक रहा है तो 3 साल तक उसके बाद हाई कर देंगे। बिल्कुल, दैट इज इसका एक टर्म होता है, व्हेनेवर यू ये प्राइसिंग पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज हैं। तो जब आप कभी भी नए मार्केट में एंटर करते हो विद अ न्यू प्रोडक्ट, तो उस समय आपका मेन एम होता है कस्टमर बेस बनाना। क्या होता है? कस्टमर बेस बनाना। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तभी लेगा जब उसको आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट दिखेगा, प्राइस के कॉन्सेप्ट में और आपके क्वालिटी के कॉन्सेप्ट में, राइट? तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपने प्राइस लो करके बेचा ताकि कस्टमर बन गए, और बाद में आप उसको प्राइस को हाई कर सकते हो। दैट इज नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें इफेक्ट ज्यादा क्या होगा? कस्टमर बेस बनेगा आपका, एक्सपेंशन इंक्रीज होगा, कस्टमर बनेगा तो इफेक्ट में क्या आएगा? नेगेटिव है कि पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट है इसका। बढ़ाने के बाद में, बढ़ाने के बाद, इफ यू आर बेसिकली हैबिचुअल, if you are the frequent purchaser, definitely it is going to not affect you as well. आपको हो सकता है इफेक्ट इसका इफेक्ट ना करे। आप खरीदोगे, जियो ने किया ना, पहले फ्री में दिया, बाद में पैसा दे दिया, यूज कर रहे हो कि नहीं? तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट, राइट? अब तो इफेक्ट एवरी इन मार्केटिंग, मार्केट में अगर बात करूं तो हर का एक्सेप्शनल केस है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं प्रोडक्ट खरीदना, और जो हैबिचुअल है वो खरीदते भी रहेंगे। So there is a multiple effect of that. ठीक है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट है, तभी ये चला आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग इज coordinated marketing is critically important to achieve organizational goals. Coordinated marketing is critically important to achieve organizational goals. ठीक है, तो यहां पर ये टर्म क्या बोल रहा है कि हमें कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग को, अगर वो क्रिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या क्या हो सकता है? सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ। These are the 3 organizational objective. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, है ना, तभी तो प्रॉफिट अर्न करेगा, और जब प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। तो these are the objective of the organization. और अगर आप अपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, मार्केटिंग को अगर आप कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रखते हो, है ना, सेलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, जो मैंने इससे पहले भी बताया वो लगभग यही है। सेलिंग बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका रिसर्च डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज गोइंग टू बेसिकली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन द पॉजिटिव वे। तो फाइनली आप अपने ऑब्जेक्टिव को कंक्वेयर और अचीव कर सकते हो। आई बात समझ में? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास समझ में आया? ओके ओके, चलिए एक और भी चीज है कि मैं यहाँ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रही थी। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आपके इंटरनली एम्प्लॉइज हैं, आप लोग को पता होगा मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं। मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो लोअर लेवल हैं वो आपके ग्राउंड लेवल वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? मिडिल में आते हैं आपके मैनेजर्स, और लास्ट में आपके आते हैं सुपरवाइजर्स या फोरमैन, है ना। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो एक लेवल नहीं है लेकिन वो वर्कर्स होंगे, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर्स आर दोज हु आर सुपरवाइजिंग द वर्कर्स,
जो वर्कर्स को सुपरवाइज करना, लाइक क्लर्क वगैरह जो होते हैं, जो वर्कर को सुपरवाइज करते हैं उसको तो मैनेजर भी बोल सकते हैं। नहीं, मैनेजर्स के जो ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, ग्राउंड लेवल जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, जितने भी प्रिंसिपल हैं ये एक चीज पे बेस्ड है, दैट इज कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब क्लियर कम्युनिकेशन होगा। टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रॉपरली पॉलिसीज नहीं बता पा रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन भी सारे एरिया में उसी तरीके से होगा। सही बात है ना? घर पे तुम लोग के जैसे अगर मान लीजिए मेड है और अगर आपने उसको खाना बनाने बोला और उसे खाना बनाने नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसको क्या बनाना है उसको पता ही नहीं क्योंकि आपने बताया नहीं, तो इट इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. The same thing is happening in the organization as well. So if you want a better marketing अगर आप चाहते हो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को रन करना चाहते हो, तो कंज्यूमर की नीड्स और वांट को तभी आप सेटिस्फाई कर सकते हो जब इंटरनली आपको ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली काम करता हो. और इफिशिएंट काम तभी करेगा जब हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो. टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करा, मिडिल लोअर लेवल से एक स्कैलर चेन के फॉर्म में चले, आर्बिट्री फॉर्म में चले, बट क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए. और कम्युनिकेशन अपवर्ड भी होना चाहिए, डाउनवर्ड भी होना चाहिए. ठीक है, यानी कि जो कस्टमर, जो सीईओ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बात करे, वो फोरमैन से भी बात करे, और वो आपके कस्टमर से भी बात करे. और उल्टा भी होना चाहिए, जो कस्टमर है वो आपके, मतलब कस्टमर को हटा दो, आपका जो लोअर लेवल है वर्कर्स है वो सुपरवाइजर से भी बात कर पाए, वो मिडिल से भी हो और वो फिर टॉप लेवल भी हो. राइट? सो द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी गो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज वेल. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये जो 3 प्रिंसिपल है, दैट इज बेसिकली हेल्प इन द मार्केटिंग टू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. चलिए लिखिए, what is the difference between the selling concept and marketing concept? What is the difference between the selling concept and marketing concept? Selling concept and marketing concept. Selling concept and marketing concept. एक बेसिस बना लीजिएगा, एक जगह लिखिए सेलिंग और एक जगह लिखिए मार्केटिंग. अच्छा, मुझसे कुछ पहले की बात है कि एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सेलिंग और मार्केटिंग तो सेम होता है, क्या लगता है तुम लोग को? सेलिंग और मार्केटिंग सेम है? नो. सेलिंग इज ऑल अबाउट टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश. बिल्कुल वही होता है. ठीक है, बेचो और पैसे कमाओ, प्रॉफिट अर्न करो. मार्केटिंग जो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, making relationship with the customers, selling the qualitative goods to the customer. It is totally based on the ethics and all. Morale और ethics होता है मार्केटिंग में. हाँ, मार्केटिंग जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है, वेयर हाउसिंग, ठीक है, प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये सब चीजों की जरूरत है. एडवर्टीजमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन. चलिए लिखिए, सबसे पहला डेफिनेशन के बेसिस पर. समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, सबसे पहले की डेफिनेशन के बेसिस पर, द सेलिंग थ्योरी बिलीव्स दैट सेलिंग में, तो सेलिंग से स्टार्ट कर रही हूं, तो द सेलिंग थ्योरीज बिलीव्स दैट इफ कंपनीज एंड कस्टमर्स आर dropped believes that के बाद. अच्छा, इसको लिखिए, द सेलिंग थ्योरी बिलीव्स दैट इफ कंपनीज. अच्छा, एक काम करती हूँ, आई एम गोइंग टू सेंड दिस नोट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, टाइम बहुत लगेगा और छूटेगा, तो मैं समझा देती हूँ. ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगी अभी थोड़ी देर में. तो जो सेलिंग थ्योरी है, ये बिलीव करता है कि जो कंपनीज हैं और जो कस्टमर्स हैं, दे ड्रॉप डिटैच, देन कस्टमर आर नॉट गोइंग टू परचेज इनफ कॉमोडिटीज फ्रॉम द इंटरप्राइजेस. तो एक तरीके से जो आपका कॉमोडिटी परचेज हो
कॉमोडिटी सेल हो, ये बस एम है आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट का, जो मैंने पहले बताया। डोंट यूज मोबाइल फोन, ठीक है। मार्केटिंग थ्योरी बोलता है कि आप अपने एंटरप्राइज के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो बाय ग्रोइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहां पर एग्रेसिव सेलिंग, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि यहां पर जो आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो कस्टमर्स हैं उनका परसेप्शन सिर्फ कॉमोडिटीज को लेकर है। अगर उनको खरीदना है, उनको सस्ता लग रहा है तो खरीदेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट में। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कस्टमर्स है वो एजुकेट होते हैं, अपने प्रोडक्ट जो आप मार्केट में ला रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो उससे वो एजुकेट हो रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रोडक्ट के यूज को, बेनिफिट को, और फिर वो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आई बात समझ में। यहाँ कस्टमर्स जो है वो कॉमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस, वो कर रहे हैं आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, उनको नीड है तो फिर वो समझ रहे हैं। यहाँ पर कस्टमर एजुकेट हो रहे हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसका बिगनिंग पॉइंट, सेलिंग का बिगनिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है, फैक्ट्री से। प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट सेल करेंगे। मार्केटिंग का कहां से शुरू होता है, कस्टमर से, कस्टमर या मार्केट प्लेस से, मतलब मार्केट प्लेस के रिसर्च से कस्टमर को समझेंगे, फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर सेल करेंगे। आई बात समझ में। तो इसका बिगनिंग पॉइंट फैक्ट्री होगा और इसका बिगनिंग पॉइंट कस्टमर होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट, किस चीज पे कंसंट्रेशन है, तो सेलिंग का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पर है कि बस प्रोडक्ट सेल हो, और इनका कंसंट्रेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर है, कस्टमर वांट्स पे है, ठीक है, कस्टमर नीड पर है। चलिए आगे, बिजनेस प्लानिंग जो ये कर रहे हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट की जो बिजनेस प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और आपके मार्केटिंग का क्या है, लॉन्ग टर्म। बिजनेस आप सेल जो करते हो, सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, सेल करने की बात नहीं, सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। सेलिंग कॉन्सेप्ट यही कहता था कि प्रोडक्ट को सेल करो बस। अब तुम गए खरीदने कोई प्रोडक्ट, तुम्हें डिफेक्टिव दे दिया, तुम खरीदोगे उसके यहाँ से फिर से, नहीं खरीदोगे। एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस प्लानिंग, इन द सेलिंग। They are not based on the product quality. They are not thinking about the customer want, but they are only thinking about it कि प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म ही तो हुआ ना। लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस को एक्सपैंड करने का कहाँ सोच रहे हो, प्रॉफिट का कहाँ सोच रहे हो। जो कस्टमर एक बार आपका कस्टमर था और फिर वो नहीं रहा, तो आपके लिए लॉस है ना। तो ये चीज आपके सेलिंग कॉन्सेप्ट में नहीं था, ठीक है। बिजनेस प्लानिंग अगर हम बात करें ये जो, अच्छा एक और भी चीज है, ये जो तुम लोगों को मैंने बताया, ये मैंने मायोपिक टर्म में बताया है। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लानिंग इसलिए किया जाता है सेल्स में, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह देते हैं। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं ये पॉइंट। हाँ, सेलिंग में ये शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान है, शॉर्ट टर्म तक चलेगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रन इन अ शॉर्ट टर्म, बिजनेस प्लानिंग शॉर्ट टर्म तक होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बेनिफिट और जो एग्रेसिव सेलिंग का आप काम कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म के लिए करोगे। मैक्स में डिस्काउंट लगा 50%, कितनी भीड़ आएगी, कितने महीने के लिए रहता है, वीक या 2 वीक बहुत हो गए, तो शॉर्ट टर्म हुआ ना। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो कितने टाइम के लिए चलेगा। मार्केटिंग में मैम वो जो मेंबरशिप, हाँ, और ये जो आपका सेलिंग जो आपका बिजनेस प्लानिंग होगा वो आपके सेलिंग में शॉर्ट टर्म और आपके मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म। मार्केटिंग तो आप हमेशा करोगे ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेलिंग कॉन्सेप्ट यानी एग्रेसिव सेलिंग का काम आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया है, आउटडेटेड स्टॉक हो रहा है, इस प्रोडक्ट स्पॉइल होने वाली कंडीशन में है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है, तो यहाँ पर जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है। जितना ज्यादा पैसा लगेगा प्रोडक्ट बनाने में उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और जो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन से होगा। आगे बात समझ में। आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा आपके सेल्स में जो आपका प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा। मतलब जितना लगेगा पैसा बनाने में, जैसे इस कप को बनाने में अगर 10 रुपए लगा तो 10 रुपए के बेसिस पे आप इसका सेलिंग कॉस्ट
डिटरमाइन करोगे। लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, चूंकि आप कस्टमर के नीड के हिसाब से बना रहे हो, मार्केट में कॉम्पिटिटर है ऑलरेडी, तो मार्केट में जिस तरीके से कस्टमर की विलिंगनेस होगी पैसा देने की, कॉम्पिटिटर का जैसा प्राइस होगा उस हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट करोगे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। क्लियर? ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, दीज पॉइंट्स? यस मैम। डरो मत, समझो। मैं पहले बता दूं, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, नहीं पता लग रहा है कि मैम क्या बता रही है, तो पूछो। ऐसा है जो तुम्हें फास्ट लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है? ऑनलाइन क्लास आई एम आस्किंग समथिंग। क्लियर है सारे पॉइंट? यस मैम। तुम लोग को? ओके। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में। रिलेशनशिप मार्केटिंग, ओके, आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा ही एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदते हो? कस्टमर लॉयल्टी है, राइट? चलिए, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या बताता है कि कंपनीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, आजकल तो खैर आपके इंडिया में भी ये चीज हो गया है, जो कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में हैं उनका मेन एम होता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। इसीलिए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च किया है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट, जैसे मैंने क्रोमा से फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप खरीदा, तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे गेव मी सर्टेन पॉइंट्स कि अगर मैं कुछ नेक्स्ट परचेज करूंगी तो वो पैसा कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। रिलायंस जियो भी देता है, वैल्यूएबल कस्टमर के नाम पे आपको देता है ना डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। हाँ, सो यहाँ जो मेन का रिलेशनशिप मार्केटिंग कहता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चलने वाला है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने वाला है, वो आपके उन कस्टमर से मिलेगा जो कस्टमर आपकी कंपनी के लिए क्या है, लॉयल है। समझ आ रहा है? मोबाइल अगर कुछ भी है तो वो उसको साइड करो, ठीक है? चलिए, सो आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे, जो रिलेशनशिप बता रहे हैं, हाँ, बस वही सोच रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है आपका, ये पूरा रिलेशनशिप जो मार्केटिंग है, ये पूरा बेस्ड है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कंपनी। आ रही बात समझ में? तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बन सकता है? हाउ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी मेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग देम द एक्स्ट्रा प्रायोरिटी, कस्टमर के इंफॉर्मेशन को जब वो रखे, है ना। नेक्स्ट वन इज कस्टमर जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इट बेसिकली टेल अस अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। यानी कि अगर आपके कस्टमर लॉयल रहेंगे तो वो कस्टमर रिपीटेटिव परचेज भी करेंगे और बाकी कस्टमर्स को भी बनाने में आपको हेल्प करेंगे, है ना। सो इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट इफ यू आर बेसिकली एंगेज्ड इन द रिलेशनशिप marketing, and for that they are taking the personal information of the customer but they are not going to spread it। ये किसी को स्प्रेड नहीं करते रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके वो एक जगह पे डेटा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? डेटा रख लेते हैं और उस डेटा को यूज करते हैं प्रमोशन करने के लिए। ऐसा पूरा रिलेशनशिप इसमें मैम चेंज भी तो होता है, टेस्ट भी तो चेंज कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आप जैसे कस्टमर, हाँ मैंने वही आगे यही चीज सुनो, आगे ये भी चीजें हैं कि कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट पॉसिबल नाउअडेज। तो यहाँ एक्सेप्शनल चीजों पे अभी मैं गई नहीं हूँ, तो मैं बताऊंगी कि यस दैट इज द ट्रुथ कि लॉयल्टी आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में बहुत रेयर है। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग यही कहता है कि आपको अपनी कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखना है। वही कस्टमर्स आपके बुरे वक्त पर भी काम आएंगे, वही कस्टमर्स आपको प्रॉफिट देंगे। हमेशा याद रखना कि एक नए कस्टमर को ग्रैब करना, एक नए कस्टमर को एक्वायर करने से कई ज्यादा सस्ता है एक पुराने कस्टमर को आगे तक लेकर चलना अपनी कंपनी में। समझ में आ रही है बात? तो रिलेशनशिप मार्केटिंग उसी के बारे में बोलता है। नेक्स्ट क्लास में रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं कि रिलेशनशिप लॉयल्टी, रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या क्या इसके मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्यों रिलेशनशिप मार्केटिंग को फॉलो करना कंपनी के लिए मुश्किल है आज के टाइम पे। सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके, डोंट गो फ्रॉम द क्लास बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस इन द क्लास।